हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एज यू ऑल ऑफ नो कि आपका जो एग्ज़ाम है एफ के लिए वो इन द मंथ ऑफ नवंबर में होगा। नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एफ और JKPSI का। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स पोर्शन की बात करेंगे, यहाँ पे जो मैंने सिलेबस पहले वीडियो में डिस्कस किया है उसकी मैं लिंक यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपके जो इकोनॉमिक्स में है 10 मार्क्स। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा 10 आउट ऑफ 10। इकोनॉमिक्स को हम ऐसे पढ़ेंगे एक इजी वे में, खासतौर पे उनके लिए जिनको ये बोरिंग टफ लगता है, जिनको समझ नहीं आता है और जिन्होंने इसको पहले ही पढ़ा है या उनका एकेडमिक में इकोनॉमिक्स रहा है, उनके लिए भी ये रिवीजन में काम आएगा। तो आप इनको अच्छे से देखिए वीडियोस को, क्योंकि यहाँ पे हम सारा आप इकोनॉमिक्स पोर्शन जितना भी है आपके FAA के लिए और JKP सब इंस्पेक्टर के लिए कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इसकी PDF यानी कि हर एक क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल होगी। अच्छे ऑर्डर में पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे डेफिनेशंस होगा, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी मीनिंग क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखेंगे। ऐसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस। ये सब कुछ ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, इससे आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सीरीज होगी हमारी जो सीरीज होगी दैट विल बी मेड इकोनॉमिक्स इजी, एंड जो हमारा टारगेट होगा 10 आउट ऑफ 10। इंशाल्लाह हम इस पर कोशिश करेंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपका सपोर्ट यहाँ पे ज़रूरी है। आप इसको वीडियो को पूरे कॉन्शियसली और अच्छे इंटरेस्ट के साथ देखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट की जो लिटरली मीनिंग पता होनी चाहिए, आखिर इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर वो सब्जेक्ट उतना ही डिफाइंड नहीं होता जो उसकी मीनिंग होती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी है, ये खाली इसकी जो मीनिंग है उस पर ही डिपेंडेंट नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर इसकी लिटरली मीनिंग की बात करेंगे, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये एक इंग्लिश टर्म है इस टाइम, लेकिन ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है इकोनॉमिक्स वर्ड आपका। इको, या इसको ओकियास भी बोलते हैं, इको और ओकियास, जिसका मतलब होता है होम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, होम, स्टेट एंड एस्टेट। ठीक है, आपको यूजुअली अगर आप कोई बुक देखो वहाँ पे आपको खाली होम दिया होगा, लेकिन इसका मतलब स्टेट भी होता है, एस्टेट भी होता है। ठीक है, एंड नॉमस, नॉमस का मतलब होता है अकाउंट्स। ठीक है, लॉ, मैनेजमेंट। तो जब हम इसकी लिटरली मीनिंग देखते हैं तो इसका जो मतलब होता है इकोनॉमिक्स का, आपके वर्ड का, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट और स्टेट मैनेजमेंट। एक हाउस को चलाना, आपके जो दिए गए रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, आपके जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, सिक्योर रिसोर्स को जिनके अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं, तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये जो पहले पढ़ा किया करते थे, ग्रीक्स वाले इकोनॉमिक्स को पढ़ा करते थे, तो जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने ही इकोनॉमिक्स को बोला है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किस ऑथर ने, किस फिलोसफर ने इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी एरिस्टोटल। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा आइडिया लगा होगा, यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट? आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, आपके जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड है, उसी को कैसे मैनेज करेंगे, ये आप नटशेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है मॉडर्न वे में, आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से, अब जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक्स है ये 200 ईयर्स ओल्ड साइंस है। ठीक है, ज़्यादा पुराना साइंस नहीं है। अभी ये पार्शली डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड नहीं है। फुली डेवलप्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी और ज़्यादा इसमें ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो आजकल इसकी डेफिनेशन है वो मैंने NCERT से ली है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, आप उसको पहले उसको ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है NCERT के अकॉर्डिंग, दैट इज economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption
among various persons and groups in society। ये डेफिनेशन मैंने ली है एनसीईआरटी से, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या है, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कैसे जो लोग हैं, पीपल है, इकोनॉमी है या सोसाइटी है, वो चूज़ करती है, क्या चूज़ करते हैं, जो उसके स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास जो होते हैं, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका इकोनॉमिक वेल्थ हो, जो भी आपका रिसोर्स हो वो लिमिटेड होता है। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के जो होंगे, जो स्केयर रिसोर्सेज होंगे, इनके अल्टरनेटिव यूज़, यानी कि अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई लैंड है तो ये लैंड हम डिफरेंट क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लैंड का अगर फॉर एग्जाम्पल लैंड में हम ऑर्चर्ड्स का गार्डन लगा सकते हैं, वहीं पे हम इसका पेड़ की क्रॉप भी लगा सकते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, सिक्योर रिसोर्सेज को पढ़ना, उनको एम्प्लॉय करना, और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, किसके लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़। हमें एट लास्ट करना क्या होता है, हमें कुछ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने होते हैं। किसके लिए कमोडिटीज़ हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि जो कमोडिटीज़ होते हैं, कमोडिटीज़ मीन्स गुड्स, थिंग्स, प्रोडक्ट्स, जो हमारे वांट्स, जो हम चाहते हैं, ठीक है, हमें ये ज़रूरत होता है, हमें वो ज़रूरत होता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ होता है सेटिस्फिकेशन। आपको कितना सेटिस्फिकेशन मिलता है आपके किसी भी चीज़ के करने से, किसी भी चीज़ के खरीदने से, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वेरियस कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट आपके जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके कंजप्शन के लिए, ठीक है। ये आपका लिटरेरी मीनिंग है, ये आपकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स एज पर एनसीईआरटी। डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, फिर से मैं बताना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस in order to produce various commodities that satisfies their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups इन सोसाइटी। यानी कि कंजप्शन के लिए वो हम गुड्स बनाते हैं, फिर वो पर्सनस या ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ ये आपको डेफिनेशन आई थिंक अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ सच मैनर दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो उसको आप सोच समझ के लॉजिकल ऑर्डर में लेते हो, ठीक है। बेवकूफ़ाना डिसीजन आप यहाँ पे नहीं लेते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है सिक्योर रिसोर्सेज, ठीक है। मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे एप्पल का फ़ोन खरीदना है, फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन लेट से 1 लाख में आता है, मेरी जो इनकम है या मेरे पास जो पैसा है वो लेट से 80,000 है, तो मैं उसको नहीं खरीद सकता, मेरे पास सिक्योर रिसोर्स, यही मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे किस पे फोकस करता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फोकस करता है आप कैसे जो आपके सिक्योर रिसोर्स है उनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो कि जिससे आपकी जो सेटिस्फिकेशन है वो मैक्सिमम हो जाए, आपकी सेटिस्फिकेशन है मैक्सिमम हो जाए, आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए, और जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम लेवल पे हो जाए, ठीक है। रैशनल मैनेजमेंट मैंने वो मैनेजमेंट, वो चीज़ें करना, वो डिसीजन लेना जो कि लॉजिकली ठीक हो, जिनसे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। अब क्या हमें इससे समझ आया, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द बैकड्रॉप ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपको चॉइस का जो मैटर है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी चॉइस आपकी होगी वो रैशनल होगी, सिक्योरिटी के पस मंज़र में आपको देखना है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी रिसोर्सेज देखना है कि सिक्योर है, अब उसी हिसाब से आपको अपनी चॉइस लेनी है। अब सिक्योरिटी का यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग समझाऊंगा मैं। सिक्योरिटी इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर ए गुड एक्सीड्स इट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक और मतलब होता है, एक गुड किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो कम है, एक सिक्योरिटी हो गई ये। दूसरा सिक्योर का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ का। हमारे पास सप्लाई कब कम होगी, सप्लाई तभी कम होगी जब आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, चाहे लैंड हो चाहे लेबर हो, ये हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर होता है, कैपिटल होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आते हैं आपके रिसोर्सेज में, ठीक है। चाहे ह्यूमन रिसोर्स आप लेबर को बोलें, आप लैंड को बोलें, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी आप बोलना चाहोगे, ये हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। जितना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, फिर हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी होगी, तो उतनी ही ज़्यादा एक इकोनॉमी डेवलप कर सकती है।
क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, अब तो हर एक साइंस का कोई ना कोई फादर, मतलब उसका गॉड फादर होता है जिसने उस साइंस को क्रिएट किया होता है, उस सब्जेक्ट को क्रिएट किया होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एडम स्मिथ, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वाई एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्यों बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स का फादर क्यों? एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, द नेचर एंड causes of wealth of nations in the year 1776। इस ईयर में 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी बुक की वजह से इकोनॉमिक्स का एक अलग डिवीजन बना था, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे ये उभर था। देयर वर अदर राइटर्स हु एक्सप्रेस्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आइडियाज, बट इकोनॉमिक्स एज अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विद एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि जो वेल्थ ऑफ नेशन इसने थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, उसी से इकोनॉमिक्स एक डिस्टिंक्ट, एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा, उस टाइम पे बिगिनिंग में इकोनॉमिक्स को बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, वह क्योंकि उस टाइम इसका अलग स्कोप नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी उसको नाम से पुकारा जाता था एट दैट टाइम। अब देखेंगे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है आके जो हम पढ़ते हैं इसमें हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे यूटिलाइज करनी होती है, आखिरकार हम पढ़ते क्यों हैं, एंड किस किस चीज़ पे ये ज़्यादा अप्लाई करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में वांट इज समथिंग दैट इज डिज़ायर। वांट है यानी कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिलना चाहिए, हमें उसकी ख्वाहिश होती है। वांट जो है, जो आपका वांट है, जो आप चाहते हो, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट जो हम बोलते हैं, वही होता है मेन स्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जब भी आप चाहोगे, फॉर एग्जांपल हम चाहेंगे हमारे पास डेवलपमेंट हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी आए, लेकिन लेट से हम बोलेंगे हमें आजकल बोलेंगे हमें 5G की टेक्नोलॉजी हमें हमारे पास होनी चाहिए, तो ये भी एक वांट है ना, एक ख्वाहिश है, एक डिज़ायर है। अब इस ये हमारी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यही बनती है, वांट, ठीक है। उसके बाद हम लगते हैं हमारे लगते हैं एफर्ट्स, ठीक है। एफर्ट्स के बाद हमें मिलती है सेटिस्फिकेशन। थ्री थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है वांट्स, उसके बाद एफर्ट्स लगाने, उसके बाद हमें मिलती है सेटिस्फिकेशन, जब हमें वो गुड, वो कमोडिटी हम उसको बनाने में कामयाब होते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड करेंगे चार पार्ट्स में, 4 पार्ट्स। एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी में होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी प्रोडक्शन में मेन आपका रोल प्ले करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन का इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि पिछले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, एक गुड के बदले दूसरा गुड आप एक्सचेंज करते थे। बट नाउ डेज जब से मनी का ये इन्वेंशन हुआ है, तब से आप मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है आपके गुड्स को खरीदने के लिए। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, उनमें जो उनके लिए जो आपको इनकम उनको देनी है, ठीक है, इनकम और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को जो आप पैसे देते हो, जैसे लैंड के लिए क्या होता है आपका, लैंड के लिए आप रेंट देते हो, ठीक है। कैपिटल के आपको उसके बाद हो लैंड, लेबर को आप क्या देते हो, लेबर को आप देते हो वेजेस, ऐसे होता है कैपिटल, वेयर एंड टियर वहाँ पे चलता है। उसके बाद होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रॉफिट। दीज आर द थिंग्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़नी। उसके बाद है कंजप्शन, दैट इज द लास्ट पॉइंट। कंजप्शन जो हमारे पास होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कंजप्शन किसी चीज़ की होती है, किसी चीज़, कोई चीज़ वो कंज्यूम करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है। तो ये सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का। क्लियर है यहाँ तक? आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये वो डेफिनेशन थी जो एक जनरल वे में बनी थी, लेकिन जो इसके फाउंडिंग फादर्स है, जिन्होंने इसको फाउंड किया इकोनॉमिक्स को, उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। किसने बोला ये वेल्थ है, किसने बोला इसका डेफिनेशन वेलफेयर है, किसने बोला सिक्योरिटी वाली डेफिनेशन है, किसने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सभी डेफिनेशन को हम यहाँ पे
तो यहाँ पे हम इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर किसने डेफिनेशन दी है, सिक्योरिटी डेफिनेशन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सिक्योरिटी डेफिनेशन है ये किस ऑथर ने, किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके भी होंगे, तो ये हम पूरा डेफिनेशन इसमें देखेंगे। पहले हम देखेंगे वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन जैसा मैंने आपको बोला, एडम स्मिथ जो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको बोलते हैं, उसने दी थी वेल्थ डेफिनेशन। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब, जो पहले इकोनॉमिस्ट है जिनकी जो मेन क्राइटेरिया था वो वेल्थ था कि वेल्थ को जमा करना, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना। वेल्थ मीन्स कि चाहे मनी हो, चाहे कोई भी आपका दूसरा एसेट है, उसको वो वेल्थ बोलते थे, ठीक है। इसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, एक है जेबी से, इसका नाम है, दूसरा है एडम स्मिथ एंड रिकार्डो। ये कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बोला जो इकोनॉमिक्स है ये बिलोंग करता है वेल्थ से, ठीक है। यानी कि एडम स्मिथ जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अब ये चीज़ आपको याद हुई होगी। अब अगर देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन कुछ, जेबी से क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। सिंपल इसने बोला इकोनॉमिक्स साइंस है, स्टडी ऑफ साइंस है, किस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में, क्लियर है। उसके बाद एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ये साइंस है विच डील्स विद द वेल्थ, यानी कि सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे एक और बात बताऊं, जो रिकॉर्डो है, रिकॉर्डो की डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूंगा, रिकॉर्डो ने भी सेम यही बोला था। रिकॉर्डो जो यहाँ पे रिकॉर्डो ने भी यही बोला था कि साइंस ऑफ वेल्थ है, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे लगाया था इसके साथ। एक तो बोला था उसने स्टडी ऑफ वेल्थ, उसके बाद उन्होंने बोला था, रिकॉर्डो ने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है, क्लियर है। अब हम देखेंगे, देखो ये तो डेफिनेशन हुई। इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चला है, इन डेफिनेशन से हमने ये पता लगाया इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाए, उसको कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड मैंने बोला, ये किस इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे बोला था वेल्थ डेफिनेशन में, इसको बोला था रिकार्डो ने। बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी, याद रखिए। रिकार्डो ने बोला था वेल्थ डेफिनेशन, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में बोला था। तो इनसे हमें पता चला, वेल्थ डेफिनेशन से हमें यह पता चला इसका जो मतलब है वो है कंज्यूम करना, प्रोड्यूस करना, कंज्यूम करना, एक्सचेंज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर है। उसके बाद जो एडम स्मिथ थे, उसके हिसाब से मैन इज इकोनॉमिक मैन। मैन इकोनॉमिक मैन का मतलब है, मैन का जो मोटिव ही है वो है वेल्थ को जमा करना, जिसको हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, वेलफेयर यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। वेलफेयर जो यहाँ पे है, वेलफेयर वो यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। इट इज ओनली अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, ठीक है। खाली हम यहाँ पे वेल्थ की बात ही करेंगे, वेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं। दिस डेफिनेशन डील्स विद द कॉज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यानी कि फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉज किसका, वेल्थ को क्रिएट करने का। इट ओनली कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ, सिर्फ मटेरियल यानी कि जो आप चीज़ें लेते हो, मटेरियल जो भी है, मनी, गोल्ड, डायमंड, वट एवर दैट कम्स इन मटेरियल वेल्थ। तो मटेरियल वेल्थ डेफिनेशन से हमें खाली ये पता चला सिर्फ मैन इकोनॉमिक मैन है, मटेरियलिस्टिक है, यानी कि खाली उसको चीज़ों में इंटरेस्ट है, पैसों में, वेल्थ में, एसेट्स में, कैपिटल में। तो इस डेफिनेशन से हमें यहाँ पे वेलफेयर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे वेलफेयर का जो कोई रोल नहीं बनता है, क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास होगी, अब हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन। इसको दिया था मार्शल ने, बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट था मार्शल। तो उसने क्या बोला, उसने बोला वेल्थ तो है ही है, वेल्थ को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वेल्थ आता है सेकेंडरी लेवल पे। पहले हम वेलफेयर की बात करेंगे, उसने बोला था ह्यूमन की बात करो पहले, ठीक है। तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। वो फॉलोवर था, एडम स्मिथ का ही फॉलोवर था, यानी कि उसके बाद वो आया था। उसने एक बुक लिखी है, फेमस बुक, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि मैंने आपको बोला इसको पहले बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक उसने लिखी थी 1870 में, ठीक है। किसने लिखी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल क्या बोलते हैं, मार्शल बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक स्टडी है जिसमें हम मैनकाइंड को पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनरी, यानी कि उसने बिजनेस को उस लेवल पे नहीं लेके गए हैं, यानी कि उसने जो उसका जो मेन फोकस है वो है मैनकाइंड पे, इंसानियत पे, ह्यूमन बीइंग्स पे, ठीक है, ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल action which is almost closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being, यानी कि well-being की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सोशल, जो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चला, जो सोशल आपके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वेल्थ के साथ साथ हमें वेलफेयर करने की भी ज़रूरत है, ये डेफिनेशन से पता चलता है। आपको जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सोशल वेलफेयर की बात है, सोशल में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, ये जो बात है इकोनॉमिक्स को किसने सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किया था, तो जो आपका आंसर होना चाहिए दैट विल बी मार्शल, क्लियर है।
According to Alfred Marshall definition, economics is one side of wealth and on the other hand more important. यानी कि फोकस किस पे रहा है इसका? More important side is the steady part of man और welfare of man. जैसा कि मैंने आपको बोला, जो इकोनॉमिक्स है ये तो साइंस है, ठीक है, मटेरियल तो हमें आता है, वेल्थ तो हमें आता ही आता है, लेकिन उससे बढ़ के है हमारे पास ये वेलफेयर ऑफ मैन। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्लियर है? मार्शल ने दोनों बोला, वेल्थ भी है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट उसका फोकस किस पे रहा है? उसका फोकस रहा है वेलफेयर ऑफ मैन पे। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। यहाँ पे हमें ये पता चला कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला है, या किस डेफिनेशन से हमें ये पता चला है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। तो ये है वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल की। उसके बाद गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, मटेरियल गुड्स एंड इमटेरियल गुड्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला गुड्स तो हम बनाएंगे, लेकिन दो, जैसे कि वेल्थ डेफिनेशन में हमें बोला था खाली मटेरियल, लेकिन यहाँ पे इमटेरियल गुड्स भी है, यानी कि ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन जो नीड्स है, एस्पायरेशंस है, उनकी जो वेलबींग है, उसको बोलते हैं इमटेरियल, ठीक है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज नॉर्मल साइंस। इकोनॉमिक एक नॉर्मल साइंस किसके हिसाब से? अल्फ्रेड मार्शल की साइड से। टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। और वेलफेयर ऑफ मैन सेकेंडरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वेल्थ, दूसरे नंबर पे आता है वेल्थ। क्लियर है? मार्शल एनहांस्ड द स्टडीज ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन। इकोनॉमिक्स रिलेटेड ओनली सम मटेरियल गुड्स व्हिच प्रमोट द ह्यूमन, यानी कि इसके कहने का मतलब है खाली जो स्टेटस ऑफ मैन है वो है इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन। इकोनॉमिक मैन किसने बोला? वेल डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने, लेकिन इसने बोला सोशल मैन जो है कोई इंसान भी, यहाँ पे इंसानियत भी रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो एस्पायरेशन जो नीड्स है वो भी यहाँ पे वैल्यू रखती है। क्लियर है? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है स्कैर्सिटी की डेफिनेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैर्सिटी का, मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, स्कैर्सिटी का माने होता है जब हमारे गुड्स है वो उसकी जो डिमांड है वो एक्सीड हो जाए और सप्लाई हमारे पास कम है। ये जो डेफिनेशन दी थी, ये दी थी लियोन रॉबिन्स ने, रॉबिन्स की डेफिनेशन है, ठीक, कौन सी? स्कैर्सिटी वाली डेफिनेशन। उसने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1931 में इसने ये बुक लिखी। इन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं सो दैट आपसे पूछा भी जा सकता है। डिफाइन कैसे किया उन्होंने इकोनॉमिक्स को? उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज human behavior as a relationship between ends and square means which have alternate uses। क्या उन्होंने बोला है? ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। किसने बोला है? रॉबिन्स ने। ध्यान से सुनिएगा, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीनस। स्क्वायर मीनस क्या? जैसा कि मैंने आपको बोला, जो आपके पास रिसोर्सेज है, मीनस का मतलब है रिसोर्सेज, ठीक है, वो क्या है? स्क्वायर है, आपके लिमिटेड है। एंड्स क्या होते हैं? एंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के वांट्स, ठीक है, एंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड वांट्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको पढ़ना है, उसका नाम ही है इकोनॉमिक्स। ये किसने बोला है? ये बोला रॉबिन्स। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन बोली जाती है, याद रखिएगा, ये मॉडर्न डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोली, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। एंड्स जो कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है हमारे, वो जो मीन्स है यानी कि रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, उनके बीच में रिलेशनशिप को पढ़ना, और इन ये जो स्क्वायर मीन्स हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी बोली है रॉबिन्स ने। इस डेफिनेशन से हमें 3 फैक्टर्स का मालूम होता है। एक है अनलिमिटेड वांट्स, स्क्वायर मीन्स और अल्टरनेटिव यूज। अनलिमिटेड वांट्स जो मेरे हैं, मैं सोचता हूँ मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, यानी कि हमारे जो नीड्स हैं वो है अनलिमिटेड। इफ मैन वांट्स वर लिमिटेड देन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड हैव अराइज। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ मेरे जो नीड्स है, हमारे जो नीड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, फिर हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। हम पढ़ते क्यों हैं? सो दैट हमारे स्क्वायर मीन्स हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनको और जो हमारे पास एंड्स हैं जो कि अनलिमिटेड है, उनके साथ मैच करने के लिए, दैट इज़ वाई हम ये पढ़ते हैं। यानी कि वांट्स क्या है हमारे? अनलिमिटेड। मीन्स क्या है? मीन्स मैंने बोला रिसोर्सेज, वो क्या है? स्क्वायर, यानी कि कम है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रिसोर्सेज ना अनलिमिटेड होते, ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होते, तब भी हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम
अराइज नहीं करती, तब भी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे मीन्स जो है, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, यानी कि अगर एक चीज़ का एक इस्तेमाल है, उसका दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमें रॉबिन्स की डेफिनेशन से पता चलता है, वो है अनलिमिटेड वांटर्स, सिक्योर मीन्स और अल्टरनेटिव यूजेस। इनकी मीनिंग आपको पता लग गई होगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल साइंस, यानी कि यहाँ पे हमें उसको एनालाइज करने की जरूरत है। इकोनॉमिक टर्न्स इनटू यूनिवर्सल साइंस, इसी डेफिनेशन की वजह से ये एक यूनिवर्सल साइंस, यानी कि जिसको हर एक एक्सेप्टेड करने के लिए तैयार है, जिसको जनरल साइंस, जिसको एक जनरल ट्रुथ जिसको हम बोलेंगे, वो यहाँ पे इसको इसी डेफिनेशन की वजह से हासिल हुआ है। रॉबिन्स के मुताबिक इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। ये क्या है? पॉजिटिव साइंस, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है, ये पॉजिटिव साइंस है। और उसके बाद रॉबिन्स क्या बोलते हैं? इज मोर साइंटिफिक। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट थिंग में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये साइंटिफिक काफ़ी ज़्यादा है, साइंटिफिक डेफिनेशन बोली जाती है, कौन सी? रॉबिन्स की। और इससे जो स्कोप है इकोनॉमिक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन हुआ है, बढ़ गया है इस डेफिनेशन की वजह। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आजकल की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो 90% यही डेफिनेशन है। क्लियर है? अब इसके बाद है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दो, इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। मॉडर्न में हम 2 पार्ट्स में इकोनॉमिक्स डिवाइड किए, एक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो टर्म्स दिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है JKSSB में, ये क्वेश्चन की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म किसने कॉइन की थी? इसका नाम था रैग्नर फिरिश। रैग्नर फिरिश का साइंटिस्ट था, उसने ये 2 टर्म्स को इन्वेंट किया था। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्राइस थ्योरी। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। माइक्रो किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस। देखो, यहाँ हम इन चीज़ों पे ध्यान कम ही देते हैं, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड वगैरह। लेकिन अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, माइक्रोस या माइक्रो वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश वगैरह वगैरह, तो आपको उस टाइम याद नहीं रहता, क्योंकि आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया होता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पहले जो पढ़ा जाता था, ग्रीक्स में ही पढ़ा जाता था। तो ग्रीक वर्ड जिसका नाम है माइक्रोस, इसका मतलब है स्मॉल, टिंडी, मिलियन पॉट, यानी कि छोटा। इट स्टडीज अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, एक कंज्यूमर, एक मार्केट को, ठीक है, इंडस्ट्रीज को। फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब नहीं है, अगर आपको किसी जगह लिखा होगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउस होल्डर्स, उसका मतलब नहीं है कि हम मैक्रो में जाएंगे, नहीं नहीं, मैक्रो इज डिफरेंट। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो उसको एक यूनिट बनाते हैं, यहाँ पे यूनिट की बात है। अगर आप 10 इंडस्ट्रीज को भी मिलाएंगे तो वो एक यूनिट बनेगा। अगर आप उसकी स्टडीज करोगे मार्केट लेवल पे, वो आएगा आपके माइक्रो में ही। क्लियर है? तो जस्ट अ सेकेंड, इंडिविजुअल यूनिट्स और कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म और इंडस्ट्री। क्या है इंडिविजुअल यूनिट्स? आपके कंज्यूमर हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया, अब फर्म और इंडस्ट्रीज हो गया। फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप कंज्यूमर्स को मिलाएंगे, आप 10 कंज्यूमर्स का ग्रुप बनाएंगे, वो माइक्रो नहीं होगा, वो उन कंज्यूमर्स का एक ही यूनिट होगा। वो भी आप किस में स्टडी करोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्टडी करोगे। उसके बाद है मार्शल डेवलप्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल। जो मार्शल थे, उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। मार्शल के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल पार्ट्स, विच पार्ट इज स्टडी, ईच पार्ट इज स्टडी। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने बोला है इकोनॉमी जो है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इकोनॉमी को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। किसके हिसाब से? मार्शल के हिसाब से। यूनिट्स, स्मॉल पार्ट्स, एंड हर एक पार्ट को स्टडी किया जाता है। It explains how a consumer gets maximum satisfaction, how the producer gets maximum output, and how firms gets maximum profit. देखो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो एक कंज्यूमर है, जो एक कस्टमर है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, उसका बिहेवियर पढ़ते हैं, यानी कि हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं। हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर को कैसे आउटपुट मैक्सिमम मिल जाए। और जो फर्म है, फर्म को क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिले, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हर एक वर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इसकी जो डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म
पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये डेफिनेशन किसने दी थी? के.ई. बोल्डिंग ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं एक्चुअली। जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या है ये? द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड। एक गुड है, एक कमोडिटी है, उसकी जो प्राइस है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये कहाँ पे पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो पर यूनिट प्राइस है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, यानी कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इट ऑल्सो डील्स विद द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर की भी बात होती है। वेरियस थ्योरीज और प्रिंसिपल्स स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर पढ़ना। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस, जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, प्रोडक्शन में जो हमें काम आता है उसको पढ़ना। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जो कि आपने देखा, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर भी जो मैं आपको बोला। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो लेवल पे भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, वेलफेयर जो मैंने आपको बोला, इकोनॉमिक वेलफेयर, इसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट थ्योरी। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट थ्योरी भी हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो जो है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है मैक्रोस। मैक्रोस वर्ड से ही निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है लार्ज और बिग, वेरी बिग। क्लियर? जो इसकी मीनिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे बात ध्यान से सुनिए, इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट में स्टडी करता है। इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स। ये इंडिविजुअल यूनिट्स में डील नहीं करता। यहाँ पे आप कस्टमर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वेजेस, रेट्स, रेंट्स वगैरह नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे एज होल यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? खाली डिमांड। ठीक है, लेकिन जब आप मैक्रो में उसी डिमांड को पढ़ोगे, आप पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हर एक इकोनॉमी से जो मिलके डिमांड बन जाती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे सप्लाई, यहाँ पे पढ़ोगे आप एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे कहाँ पे? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इट डील्स विद एग्रीगेट्स, यानी कि टोटल्स एंड एवरेजेस। क्लियर है? यहाँ पे क्या हम पढ़ते हैं? नेशनल इनकम है, जो कि आपको पता है नेशनल इनकम कहाँ से बनती है। जब आप हर एक इंडिविजुअल की इनकम को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब की इनकम को मिला के आपकी बन जाती है नेशनल इनकम। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल कंजप्शन। ये आप काफ़ी अच्छे से इसको याद रखिए। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन। देखो इससे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब आगे का लेवल होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसे पूछा जाता है। आपको दिया होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसके बाद पूछा होगा ये इसको हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो और कुछ और ऑप्शंस होंगे। तो ये चीज़ें आपको बेसिक्स याद रखनी है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, गार्डनर एक्टली ने एक डेफिनेशन दी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद सच वेरिएबल्स as aggregate volumes of output of an economy with the extends to this resources or employment with the size of the national income and with the general price level। यानी कि कुल मिला के इसका मतलब ये है कि हम उसको एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट किसी इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, उसके रिसोर्स कैसे को एम्प्लॉय करेंगे, साइज ऑफ नेशनल इनकम वगैरह वगैरह, ये हम। और एक बात यहाँ पे, वहाँ पे हम प्राइस लेवल की बात करते थे, प्राइस लेवल की बात कहाँ पे? माइक्रो में, लेकिन वो थी एक इंडिविजुअल यूनिट की, लेकिन यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात होती है। स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? अगर हम इसके स्कोप की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द क्या? नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, ये हम इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल आउटपुट, ये हम इसमें पढ़ते हैं। इट स्टडीज अबाउट ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। इट डील्स विद द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यहाँ पे रखिएगा इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थ्योरी। ठीक है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट बजट भी हम पढ़ते हैं कहाँ पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
स्टडी ऑफ एक्सचेंज रेट्स यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं वो भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का स्कोप। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप। इसके दो अप्रोच है हमारे पास, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा रहेगा हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। पहले ट्रेडिशनल को पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें, इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वेलफेयर डेफिनेशन जो दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, मार्शल ने दी थी वेलफेयर डेफिनेशन। उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस। इट स्टडीज मैनस बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग, ये मैनस बिहेवियर को डिफाइन करता है, एक सोशल बीइंग है लेकिन रैशनल, यानी कि वो अपने डिसीजन सोच समझ के लेने वाला है। इट कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि वेल्थ की बात करता है किसके रिलेशन में, ह्यूमन वेलफेयर के रिलेशन में। अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसिडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो अर्निंग है और जो स्पेंडिंग है वो है एंड, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड तो वही ही है, ठीक है। वेल्थ वाज कंसिडर्ड एज मीन्स टू एन एंड, वेल्थ को क्या बोला जाता है, ये एक मीन्स है टू एन एंड। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बोला एक रिसोर्स है, क्या वेल्थ was considered as a means, wealth means है, एक रिसोर्स है, ठीक है। किसको टू एन एंड क्या मैंने बोला, एंड बोला मैंने ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स, ठीक है। द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर, एंड क्या है इसका, ह्यूमन वेलफेयर ही है, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या पढ़ना है, एन इंडिविजुअल ईदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल्स इन एन इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेगा, चाहे आप एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, चाहे वो कंज्यूमर हो या एक प्रोड्यूसर हो, वो ऑप्टिमाइजली अपने गोल्स को सेट करता। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है, मेक द बेस्ट, बेस्ट किसी यूज का बेस्ट यूज करना। अगर हमारे पास कोई एक लैंड का पीस है, हम इसको ऑप्टिमाइज वे में अगर इसको यूज करेंगे, इट मीन्स कि हमने इसको एक बेस्ट वे में इसका यूज किया, इससे बेस्ट इसका हो नहीं सकता था। The scope of economics lies in analyzing economic problems and suggesting problem policy measures, यानी कि scope of economics क्या है, ये किस में बिलोंग करता है, ये एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिनको हम आगे पढ़ेंगे उनको एनालाइज करना। पहले हमने एनालाइज की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या है, किसकी शॉर्टेज है, हमारे वांट्स क्या क्या है, हमारे मीन्स क्या है, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह। उसके बाद सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स, ये मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब हम इसको मेजर करने के लिए सजेशन देंगे, पॉलिसी बनाएंगे। सोशल प्रॉब्लम्स कैन दस बी एक्सप्लेन बाय एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टूल्स और बाय एम्पिरिकल मेथड्स इन क्लासिकल डिस्कशन। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस, यानी कि हम जब सोशल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे एक एम्पायरिकल, हम देखेंगे हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद उसके लिए हम पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे, ये इसका मीनिंग है। इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व। ये यहाँ पे क्या बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच में, प्रॉब्लम क्या है और इसको सोल्यूशन क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, उसका सोल्यूशन क्या है। इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है इसको हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये दोनों है, कौन, मॉडर्न अप्रोच, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। इकोनॉमिस्ट of today deal economic issues not merely as they are but also they should be, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। देखो क्या बोला गया, जो इकोनॉमिक्स ऑफ टुडे, आजकल की जो इकोनॉमिक्स, ये डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। ऐसे नहीं कि जैसे कि वो है, नहीं, वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था, हमसे क्या गलती हुई वगैरह, सब कुछ हमें ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये इसमें ये डील करता है, ठीक है। उसके बाद है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को मेथड्स देखो, मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है। एवरी साइंस डिराइव्स हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड थ्योरीज which explains the behavior of phenomena it studies. For doing this it needs some methodology, ठीक है। देखो क्या मतलब, कोई भी साइंस हो उसके लिए हम सेट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करे, ठीक है। प्रिंसिपल्स, उसूल, लॉज, थ्योरीज, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि हम किस बिहेवियर में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक्स का भी केस है। यहाँ पे भी हमें जनरलाइजेशन और थ्योरी तक पहुँचने के लिए, जनरलाइजेशन मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको ठीक समझे, उस तक पहुँचने के लिए यहाँ पे भी हम कुछ मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वो मेथोडोलॉजी कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक तो है डिडक्टिव मेथड और दूसरा हमारे पास है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए इंडक्टिव मेथड। पहले हम डिडक्टिव मेथड देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव मेथड देखेंगे।
डिडक्टिव मेथड का दूसरे नाम है प्रीरियर मेथड, एब्स्ट्रैक्टिव मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीरियर मेथड या एब्स्ट्रैक्टिव मेथड या एनालिटिकल मेथड किस मेथड को बोलते हैं। द डिडक्टिव मेथड डिराइव्स न्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम फंडामेंटल एजम्पशंस। देखो फंडामेंटल एजम्पशन, हम हर एक साइंस को, इकोनॉमिक्स को भी हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। हमने अगर हम डिमांड की बात करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम बोलते हैं हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को रखेंगे अनचेंज, यानी कि उनको चेंज नहीं करना है। तभी हम कोई और इफेक्ट देखें, तभी हम देखेंगे डिमांड क्या रहेगी। हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर को रखेंगे अनचेंज, यानी कि इनकम बोलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड, ये कुछ एज्यूम हम करते हैं। लेकिन ये एजम्पशन वही होते हैं जिनको एक मान्यता होती है, जिनको हम मानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एजम्पशन हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया इस मेथड में, हम क्या करते हैं, ये हम न्यू कंक्लूजन डिराइव करता है किनसे, फंडामेंटल, जो फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं उनसे न्यू कंक्लूजन तक ये पहुंचता है। और फ्रॉम ट्रूथ एस्टेब्लिश्ड बाय अदर मेथड, यानी कि जो इससे पहले के मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनसे ये कोई कंक्लूजन डिराइव करता है। कौन, डिडक्टिव मेथड में हम यही सीखते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द जनरल एंड मूव्स टू द पर्टिकुलर। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई जनरल थॉट है, ठीक है, उसके बाद उसको यूज करके, उसको पढ़ के, उसको एनालाइज करके ये पहुंचता है एक किसी खास चीज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। कौन, डिडक्टिव मेथड में यही कुछ देखते हैं हम। डेवलप्स ए थ्योरी, एक थ्योरी को डेवलप करता है, एंड देन एग्जामिन्स द फैक्ट टू सी इफ दे फॉलो द थ्योरी और नॉट। देखो ये क्या करता है, एक थ्योरी को डेवलप करता है, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको या फंडामेंटल एजम्पशन उसको लेता है, उसके बाद उसको एग्जामिन करता है उन फैक्ट्स को कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते। फॉलोड बाय क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये जो डिडक्टिव मेथड है इसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने इसी को फॉलो किया था, इसी वाले मेथड को इकोनॉमिक्स जनरलाइजेशन में पहुंचने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट इज इंडक्टिव मेथड, इसको हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, ड्राइंग कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम देन इन फैक्टर्स से, एंड टेस्टिंग द कंक्लूजन बाय अदर फैक्टर्स, और इन्हीं कंक्लूजन को टेस्ट किया जाता है अदर फैक्टर्स से। बिगिनर्स विद अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टू जनरल एक्स। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता था डिडक्टिव मेथड में, हम जनरल से पर्टिकुलर तक पहुंचते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमने कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, ये उसको यूज करके एक जनरल थॉट बनाते हैं, नया कुछ उसमें से निकालते हैं। क्लियर है। कलेक्ट्स ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करता है, देन डेवलप्स अ थ्योरी, उसके बाद थ्योरी को डेवलप करता है टू फिट द फैक्ट्स, किसके लिए, फैक्ट्स को फिट देखने के लिए। दैट इज ऑन द बेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड फैक्ट, यानी कि ये इंडक्टिव मेथड जो है ये है लॉजिकल, ये स्टैटिस्टिकल डेटा और फैक्ट्स को बेस बनाता है। फॉलोड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, जो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स है वो इसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पहले इसकी मीनिंग देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट सिंपली स्टेटस व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। ये बोला क्या है, नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या होता, क्या होगा, ऐसा इसमें नहीं है। व्हाट इज जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन, ये उसी को स्टेटिक करता है। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी डिराइव प्रपोजिशंस, theories and laws following certain rules of logic which explains the cause and effect relationship between two variables। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, जो प्रपोजिशन, जो सजेशंस होते हैं, जो थ्योरीज होते हैं, जो लॉज होते हैं, ये हम डिराइव करते हैं कैसे, हम सर्टन रूल्स लॉजिकली उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद कॉज और उसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कहाँ पे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। इट डज नॉट पास, यहाँ पे नॉट है, एनी वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज, यहाँ पे पर्सनल कुछ भी नहीं चलता है। कोई मैं बोलूँगा ये रॉन्ग है, दूसरा बोलेगा नहीं ये राइट है, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे लॉजिकली बात होती है, फैक्ट्स को चेक किया जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं देखी जाती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एज द एग्ज, ये फैक्ट्स देखता है इकोनॉमी के एज द एग्ज, जैसे कि इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी गरीबी उसी के व्यू से इसको देखेगा। ये नहीं बोला कि अगर इकोनॉमी ऐसी होती तो फिर हम यहाँ पे डेवलप्ड होते, नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज साइंटिफिक लॉ। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है साइंटिफिक लॉ, ऐसा कुछ हम यहाँ पे क्रिएट कर जो साइंटिफिकली ट्रू हो, कोई पर्सनल थिंग ना हो, थ्योरेटिकल ना हो, ठीक है, एक लॉजिकल बेस हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या इसकी एग्जांपल कैसे हम बोलेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट के काजेज क्या है। व्हाई प्राइस आर राइजिंग, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे रखिए, व्हाट, ठीक है, what are the causes of unemployment, why prices are rising, how national income between different individuals is distributed, कैसे नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए
इंडिविजुअल्स के बीच में एंड सो ऑन। ये हम पढ़ते, ये जो है सारा कहाँ पढ़ते हैं हम? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स। किसको? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अबाउट व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, और व्हाट ऑट टू बी। ये कहाँ पे हम देखेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट शुड बी, क्या होगा, क्या होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। इट एग्जामिन्स रियल इकोनॉमिक इवेंट्स फ्रॉम मॉरल एंड इथिकल व्यू पॉइंट एंड जजेस वेदर सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स आर डिजायरेबल और नॉट। यहाँ पे देखा जाता है अगर हमने कोई इकोनॉमिक इवेंट किया है, रियल इकोनॉमिक कोई इवेंट हुआ, उसका मॉरल और इथिकल व्यू पॉइंट देखा जाता है, उसके बाद उसको जज किया जाता है कि ये डिजायरेबल है या नहीं है। कहाँ पे? नॉर्मेटिव। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कहाँ पे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। वहाँ पे रियल फैक्ट, वहाँ पे लॉजिक को देखा जाता है। यहाँ पे आपके पर्सनल व्यूज को देखा जाता है। कहाँ पे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इट पासेस वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट की अहमियत है। एंड प्रेस्क्राइब्स मेथड्स टू करेक्ट अनडिजायरेबल हैपनिंग। अगर इकोनॉमी में कोई हैपनिंग हो रही है, ये उसके लिए आपको मेथड्स देते हैं कि नहीं आप ऐसा करो। अगर फिस्कल पॉलिसी में आपका फिस्कल पॉलिसी, ये आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, आपकी टैक्सेशन कम है, आपको टैक्स कम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, या आप किस हिसाब से अपनी इनकम को डेवलप कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे ये था कि वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, यहाँ पे बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे थॉट्स दिए जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रपोजल। यहाँ पे वेलफेयर की सजेशन मिलती है। बिलीफ इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ये ओपिनियन पे बेस्ड है। एग्जाम्पल अगर देखिए, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट बी रिड्यूस्ड इन द कंट्री। वहाँ पे क्या थी? वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, यहाँ पे बोलेंगे कैसे रिड्यूस की जाती है, उसका सोल्यूशन बोला जाएगा। यानी कि सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन आपको देता है। हाँ, वॉज डिमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड। यहाँ पे देखो, डिमोनेटाइजेशन हुई, एक थॉट हुआ, एक प्रोसेस हुआ, वो क्या है? वो है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेटिव में क्या आपको बोलेंगे, ये जस्टिफाइड है या नहीं है, इसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। हाउ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये पढ़ेंगे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम इनको बोलते क्यों हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं कि जो भी इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट हो, मिक्सड हो, जो भी हो, हर एक को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। An economic problem generally means the problem of making choices that occurs because of the scarcity of resources. जैसा कि हमने पहले भी देखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्स, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। इट अराइज बिकॉज द पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, इसका यही मतलब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि जो हमारे रिसोर्स है वो लिमिटेड है और हमारे जो वांट्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। अब इनके कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो होती क्यों है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, यानी कि ख्वाहिशात, आपके नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो जो रिसोर्स है उनके कुछ अलग यूजेस भी हैं। लिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। वो क्या है? पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस करें, कैसे, टेक्नोलॉजी वगैरह जिसमें आएगा। प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। पहले हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस को देखेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं? अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि कंट्री जो चाहे वो बना सकती है, नहीं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, टेक्नोलॉजी हो, तो आपको इसी के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। इट हैज़ टू मेक चॉइस, यहाँ पे चॉइस की बात की जाती है, यानी कि आपको चॉइस करनी है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी नहीं है, कौन सा पसंद है, कौन सा आपको डिज़ायरेबल है, कौन सा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आप मार्केट जाओगे, आप 2 शर्ट्स देखोगे, आपको 2 शर्ट्स के लिए लेट से 500, एक शर्ट के लिए 500 पे करना पड़ेगा। 2 शर्ट्स के लिए कितना हुआ? 1000। आप चाहते हो मैं दोनों खरीदूँ, लेकिन आपके पास जो बजट है, जो आपके पास रिसोर्स है, वो है खाली 500 का, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि विच शर्ट इज बेस्ट फॉर यू। वहाँ पे चॉइस की बात होती है। एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। यहाँ पे हर एक इकोनॉमी को सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इफ ए फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देन ही हैज टू मेक चॉइस बिटवीन 2 गुड्स, दैट इज वेदर टू
ग्रो राइस और वीट। अगर एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, आपको ये चॉइस करना है कि आप कौन सा क्रॉप ग्रो करें, राइस करें या वीट करें, ये आपको देखना है। ये आपकी प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस में। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस की बात अगर करेंगे, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। यहाँ पे टेक्निक की बात करें, अगर प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रोड्यूस इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करें। लेबर में आपको स्किल्ड होने चाहिए। देखो अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए तो अगर वहाँ पे अनस्किल्ड भी होगा वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको किसी फैक्ट्री में लगाना है वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। तो यहाँ पे जब आप स्किल्ड की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो वो स्किल्ड लेबर की स्कैर्सिटी है। तो कैपिटल इंटेंसिव होता है जो मशीन्स की बात करेंगे, जहाँ पे मशीन्स हमारे लगती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है कहाँ पे, हाउ टू प्रोड्यूस में। यहाँ पे यही टेक्निक्स को, यही डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि हम लेबर इंटेंसिव की तरफ जाए, यानी कि हम लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय करें, या हम कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाए, यानी कि कैपिटल को ज़्यादा एम्प्लॉय करें। उसके बाद है for home to produce. The society cannot satisfy all the wants of all the people. Therefore, it has decided who should get how much of the total output of goods and service. यहाँ पे क्या बोला गया है, सोसाइटी जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती है हर एक वांट्स को, ठीक है। ये नहीं चाहते, अगर मैं बोलूँगा मुझे ये चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे वो चाहिए, तो ये हर एक के वांट्स को नहीं चाहिए। अब ये क्या करती है, अब ये एक प्लान के हिसाब से चलती है। एक उसको पता है मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये उसी हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से नीड्स हैं उसी हिसाब से उसको गुड्स एंड सर्विस दिया जाएगा। क्लियर है। सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस ऑफ वेदर लग्जरी गुड्स और नॉर्मल। अब सोसाइटी को चूज करना है, मुझे लग्जरी गुड्स चाहिए कि मुझे नॉर्मल गुड्स चाहिए। पहले जैसे कि आपको पता है, अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी है तो आप नॉर्मल गुड्स की तरफ जाओगे, उसके बाद जब डेवलपमेंट की तरफ आप चले जाओगे उसके बाद आपको लग्जरी वगैरह फिर आप खुद ही कर सकते हो। दे हैव टू प्रोड्यूस दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेट्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जैसा कि मैंने बोला, परचेसिंग पावर पे ये डिपेंड होता है कि आपकी परचेसिंग पावर कैसी है। तो इसी हिसाब से आपको गुड्स बनाने हैं। अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो आप नॉर्मल गुड्स ज़्यादा बनाओगे, उन पे प्रोडक्शन, उन पे रिसोर्स ज़्यादा लगाओगे। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है तो आप कौन से गुड्स ज़्यादा बनाओगे, आप बनाओगे ज़्यादा लग्जरी टाइप के गुड्स। क्लियर है। यह हो गया हमारा लिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमारा आखिरी इसमें पोर्शन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल, कुछ थ्योरीज, कुछ लॉ जो इकोनॉमिक्स के हैं वो हम देखेंगे। जॉर्ज मैनिक्यू इन द टेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब्स 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे 10 प्रिंसिपल उसने इकोनॉमिक्स के दिए हैं। पहला क्या है, पीपल्स फेस ट्रेड अप। ट्रेड अप का क्या मतलब होता है, टू गेट वन थिंग वी यूजुअली हैव टू गिव अप समथिंग। यानी कि अगर आपको एक चीज़ खरीदनी है आपको गिव अप करना पड़ता है दूसरा चीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटी देखोगे और दूसरी तरफ आप देखोगे बाइक, फॉर एग्जांपल आप चाहोगे मैं स्कूटी लूँ कि बाइक लूँ, या आपको बाइक लेनी है क्योंकि आपके रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, या आप बाइक लोगे या आप स्कूटी लोगे। तो ये चीज़ होता है, इसको बोलते हैं पीपल फेस ट्रेड अप। यानी कि हर एक इंसान जो है अपनी लाइफ में किसी न किसी हिसाब से ट्रेड ऑफ फेस कर ही लेता है। क्लियर है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट। यानी कि कॉस्ट ऑफ समथिंग क्या होता है, आप क्या गिव अप करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार की बात करेंगे, कार आती है 5 लाख की, ठीक है। मैंने क्या लिया, मैंने 5 लाख लिया, ये कि ये मैंने गेट किया, ठीक है। लेकिन मैंने गिव अप क्या किया, मैंने 5 लाख को यहाँ से दिया है। क्लियर है। उसके बाद रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो रैशनल पीपल होते हैं वो मार्जिन की तरफ ज़्यादा सोचते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब जो लास्ट में आपको बेनिफिट मिलता है उसका मतलब बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। स्मॉल चेंजेस जो आपके होते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका अगर हम देखेंगे, पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। पीपल इंसेंटिव्स को रेस्पॉन्ड करता है। इंसेंटिव्स इज समथिंग दैट कॉजेज अ पर्सन टू एक्ट। इंसेंटिव्स क्या मिलता है, इंसेंटिव्स जैसा कि आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँगा, अगर कोई कंपनी में काम करता है उसको बोलेंगे आप एक्स्ट्रा टाइम दो, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करो, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो पीपल उसको रेस्पॉन्ड करता है। दिस इज व्हाट मीन इन इंसेंटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है इसने, हायर टैक्स ऑन सिगरेट्स टू प्रिवेंट स्मोकिंग। यहाँ पे अगर हायर टैक्स की बात करेंगे तो उस पर अगर सिगरेट पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। जब आप पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, अगर आप एक पैकेट पीते थे आप उसको कम करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिवेंट कर दो। ये भी आता है किसमें, रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। जो ट्रेड है, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या स्टेट में ट्रेड करते हैं, इंट्रा ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑफ मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट इज मार्केट और यूजुअली एक गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। क्लियर है। सेवंथ प्रिंसिपल इज गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव इकोनॉमिक आउटपुट। जो गवर्नमेंट ही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है, एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, तो गवर्नमेंट ही है जो इंप्रूव कर सकती है इकोनॉमिक आउटकम्स को। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 7। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर
8 है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन ए कंट्रीज प्रोडक्शन, कंट्रीज की प्रोडक्शन कितनी है उस पर आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करता है। अगर अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में प्रोडक्शन कम है तो कंट्री की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम ही है। प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी, जैसे कि आपको पता होगा जब गवर्नमेंट प्रिंट्स बहुत ज़्यादा मनी को प्रिंट करती है तब जो आपका प्राइस, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी हो वो गिर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं चीज़ों की, यानी कि इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, वो राइज होती है। क्लियर है। 10th प्रिंसिपल है सोसाइटी फेसेस शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी